हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज कुछ बेहतरीन प्रश्नों को फिर से डिस्कस करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा व्यापक तौर पे समझेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके आने वाले जो भी वन डे एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। सारे एग्ज़ाम्स शेड्यूल्ड हैं, टाइम पे होने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक विषय में एक मजबूत पकड़ बना के चलिए, क्योंकि जब समय आपके पास है तो ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ों को थोड़ा अच्छे ढंग से हमें कवर करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉडली कवर करना चाहिए। जब चीज़ों को आप ब्रॉडली थोड़ा कवर करेंगे तो यू विल रियलाइज़ कि आपकी जो पकड़ है उस सब्जेक्ट पे, आपकी जो पहुंच है उस सब्जेक्ट में, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो एग्जाम्स हॉल में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस का ही रिजल्ट है आपका फाइनल रिजल्ट। उस कॉन्फिडेंस का ही रिजल्ट है आपका फाइनल रिजल्ट। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो आपके रिजल्ट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा। कॉन्फिडेंस कैसे अच्छा होगा? कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होगा जब सारे सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खूब मेहनत कर रहे होंगे, बहुत कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे होंगे, और चीज़ों को काफ़ी अच्छे ढंग से एक मजबूत इरादे के साथ सही अंत तक ले जाने का पूर्ण प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है। सो आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप जानते हैं इंडिया की मोस्ट लव्ड बुक में से एक है, बेस्ट सेलिंग बुक है 6500 TCS MCQ जनरल स्टडीज़ की। आपके द्वारा बहुत प्यार इस किताब को मिलता है, और ये किताब मार्केट से जिस तरह से बच्चों तक पहुंचता है, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से गायब होता है, उससे हमें पता चलता है कि इस बुक की क्या अहमियत है आप सभी के लिए। तो 6500 बुक की क्या अहमियत है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बुक जो है, आप बेसिकली 6500 जो भी MCQs इसमें TCS के हैं, उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो MCQs हैं, उसको वीडियो फॉर्मेट में बेसिकली MCQ के माध्यम से चीज़ों को समझने का कोशिश जो है लगातार हम कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक स्टैटिक के हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, हिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। चूँकि आपके एग्ज़ाम में अभी टाइम है थोड़ा सा, लेकिन चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे से मजबूती से स्ट्रॉन्ग बनाना, ये हमारा मकसद है। और ऐसा आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में जो इसका फ़ायदा है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सो ये बुक आप देख सकते हैं। ये बुक क्या है? इट इज़ ए हाईली अप टू डेटेड बुक। इस साल के सितंबर तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे इसमें कवर हैं। 5th एडिशन जो बुक है ये मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 5th एडिशन बुक की बात हो रही है। सितंबर 2023 तक के सारे क्वेश्चंस कवर हैं। और ये बुक जो है आपको चैप्टर वाइज मिलती है, मतलब इसके बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट, इस तरह से चैप्टर वाइज चीज़ें कवर की गई हैं। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, और ये देख सकते हैं हिंदी मीडियम की बुक है। सो जिस माध्यम में आपको सहूलियत हो, जिस माध्यम में आप कंफर्टेबल हो, उस माध्यम में आप किताब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हूबहू 100% ये बुक सेम है। कोई कुछ खास परिवर्तन आपको इस बुक में नहीं देखने को मिलेगी। केवल जो है ट्रांसलेशन का है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो हिंदी माध्यम में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे हिंदी माध्यम की किताब पढ़ने में, इसलिए हिंदी माध्यम की किताब है। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने एंसेंट हिस्ट्री डिस्कस किया था, और काफ़ी मुझे लगता है कि 3-4 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं एंसेंट हिस्ट्री के। आगे भी लेक्चर्स को कवर करेंगे। लेक्चर्स को क्या करना है, देखिए, मैं हमेशा जो भी लेक्चर्स हैं, जो भी MCQ में डिस्कस करता हूँ, उसको मैं एज अ लाइव क्लास की तरह डील करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका आंसर करें। आप इसके लिए अपने पास एक कॉपी या A4 साइज सीट रख सकते हैं, उस पर आप आंसर अपना मार्क करते चलिए, और साथ साथ गलत या सही जब मैं बताता हूँ तो उसको मार्क कीजिए कि आपने सही किया है या गलत किया है। ये क्या है कि आपको बहुत हेल्प करेगा आपके तैयारी को एसेस करने में, आपने कितनी तैयारी की है ये बताने में ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को करना है। अगर इस तरह से करते चलेंगे तो ज़रूर आपको सफलता जो है बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके। सो आप देख सकते हैं ये बुक है। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो मार्केट से या अमेजन, फ्लिपकार्ट से इस बुक को मंगा सकते हैं। अमेजन पे ये बुक बहुत इजीली अवेलेबल है, और मोस्ट लव्ड बुक में से एक है। ये बुक के साथ साथ इस वीडियो कोर्स को अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपकी जो मजबूती है आपके सब्जेक्ट में वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और इससे आपको एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर करने में काफ़ी मदद होगा। ओके। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और इस बुक को आप पढ़ के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिएगा। इससे आपको हेल्प जो मिल रहा होगा वो कंटिन्यू मिलते रहेगी। सो आज हम लोग क्या करेंगे, एंसेंट हिस्ट्री के फिर से कुछ मशहूर, कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। एंसेंट हिस्ट्री आप जानते हैं, जब हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है उसका अपना महत्व है। बेसिकली एक फाउंडेशन, एक बेस की तरह काम करता है हमारा प्राचीन इतिहास। सो इंडियन हिस्ट्री में
एंसेंट हिस्ट्री का एक फाउंडेशन का रोल है, और बिना उसको पढ़े, बिना उसको समझे जो मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री है वो हम नहीं समझ पाते हैं। इसलिए एंसेंट हिस्ट्री से चीज़ों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे मानव का कैसे विकास हुआ, कैसे चीज़ों का विकास हुआ, प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था, अलग अलग जो फेज़ थे इतिहास में, उसमें कौन से लोग थे, कौन से राजाएं थे, उनके बारे में तमाम जो एमसीक्यू है वो सब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। उसको सबको साथ साथ याद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी याद उसको कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज फिर से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डील करते हैं। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे। ओके, सो आज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स। सो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी मैंने आपकी क्लास ली है मैंने आपको बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको की वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आपको की वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। क्या है यहाँ की वर्ड? हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स गेव ऑफ वार आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। ओके, सो एक चीज यहां पता चल गया, ये जो बैटल ऑफ कलिंग है ये उसी किंग ने लड़ा होगा जिसने लड़ाई को छोड़ दिया। बेसिकली कलिंग वार में क्या हुआ था? बहुत ब्लड सेड हुआ था, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस राजा को लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरी वजह से इतने लोग मर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। उनको रियलाइज हुआ कि ये सही नहीं हो रहा है, और उनको क्या हुआ? आत्म अनुभूति हुई, आत्मगिलानी हुई। आत्मगिलानी किस बात की हुई? कि उनके कारण कितने लोग की जाने गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने जंग लड़ना बंद कर दिया। ओके, सो उस राजा का नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? मौर्य काल के वो राजा हैं। ठीक है, मौर्य शासक हैं। मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। ठीक है, कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, महिंदा और बिंदुसार। काफ़ी सरल प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है। आप सभी ने कई बार इस प्रश्न को देखा भी होगा। कलिंग वार के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। कलिंग वार कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कलिंग वार। ठीक है, 261 BC। किंग का क्या नाम था? What was the name of the king? Yes, you are right, absolutely right। आप सभी में से 90% लोगों को इसका सही उत्तर होगा। क्या नाम है? सम्राट अशोक। बाद में इन्होंने बुद्धिज्म भी अपना लिया, और उसके बाद बुद्धिज्म को फैलाया भी, श्रीलंका तक दूसरे दूसरे देशों में भी फैलाया, अपने बेटे बेटियों को भेजा और बुद्धिज्म का बहुत प्रचार किया। क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो क्या करता है? वो पीसफुल बेसिकली रूल में और पीसफुल चीज़ों में विश्वास रखता है। बुद्धिज्म क्या है? पीस स्प्रेड करता है। तो इन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, और उसके बाद जो है इन्होंने बहुत सारे पीस जो है स्प्रेड की, शांति का जो है बहाल किया, और ये भी कोशिश किया कि बाकी जगह भी शांति बनी रहे। ओके, सो ये आपका पहला क्वेश्चन आज का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हु सेंट द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? मेगास्थनीज, सेल्यूकस, टॉलमी, डियोनिसिस और सिकंदर। सेल्यूकस, टॉलमी, डियोनिसिस और सिकंदर। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है मेगास्थनीज को किसने भेजा था। Who sent Megasthenes? क्या आंसर हो जाएगा? यस, हम सभी इसको जानते हैं। आंसर क्या है? आंसर है सेल्यूकस। ठीक है, तो सेल्यूकस ने बेसिकली ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त के कोर्ट में। जब चंद्रगुप्त का शासन चल रहा था तो उस समय मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस ने। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में 2023 में आपसे पूछा गया, काफ़ी जो वनडे का सबसे बड़ा एग्जाम है वहाँ पे पूछा गया। और ये जो क्वेश्चन से आपको बाकी एग्जाम में भी, वो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम हो, वो आपकी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, वो आपका सीपीओ का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। सो आपको बहुत ध्यान से कुछ प्रश्न जो मैं बार बार बता देता हूँ कि ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको आप अच्छे से
याद कर लिया कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सब रिपीट होते हैं और जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। वो देखते ही आपके आंसर मन से निकलना चाहिए, इसका आंसर तो ये है, मैं जानता हूँ। ठीक है, क्लियर? ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य? सो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या है? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? सो मौर्य सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने पराजित किया था कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोन्स और टॉलमी। कैसेंडर, सेल्यूकस निकेटर, एंटीगोनस और टॉलमी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताना है क्या होगा राइट आंसर। What was the right answer? The right answer will be क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। So he was defeated by Chandragupta Maurya, okay, the Seleucus Nicator, okay. Okay. So Chandragupta Maurya overthrew the Nanda dynasty of Magad with the help of स्कंदगुप्ता, चंद्रगुप्ता, विष्णुगुप्ता, समुद्रगुप्ता। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सके आप लोगों से बहुत लोगों को पता होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा। ये क्यों है? बिकॉज आप लोगों को ये नहीं पता है कि कौटिल्य जो हैं, जो चाणक्य हैं, उनका एक और नाम क्या था, और ये पता नहीं होने के कारण आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो कौटिल्य का नाम चाणक्य भी था, कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य। उसके बाद आपको बताना है कि एक और नाम उनका क्या था। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने मदद की थी, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। ठीक है, क्या नाम था उनका? उनका नाम था विष्णुगुप्ता। ठीक है, विष्णुगुप्ता। सो कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्ता, तीन नाम थे इनके। विष्णुगुप्ता। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई चीजें? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंपेरर अशोक कॉन्क्योर्ड कलिंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? कब हुई थी कलिंग की लड़ाई? 261 BC। ठीक है, सो कितने साल बाद, उनके राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद उन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी? राज्याभिषेक के कितने दिनों बाद उन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त की थी? 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, 11 ईयर्स, 15 ईयर्स। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा राइट आंसर? आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑल्दो पूछा कहाँ गया? पूछा गया आपको, देखिए, एसएससी सीजीएल में 2023 में, और इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज बीइंग आस्क्ड अगेन एंड अगेन, बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से एक बार याद करना है, बार बार एफर्ट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक बार में अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको फिर इसी क्वेश्चन से आपको छुटकारा मिल जाएगी। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर इसका 8 साल। ठीक है, आंसर क्या है? आंसर है 8 साल, 8 ईयर्स। ओके, ओके,
सो हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन इन मैगस्थनीज बुक इंडिका? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? 12, 10, 5 और 7। 12, 10, 5 और 7 मैगस्थनीज की पुस्तक जो है इंडिका, आप सभी लोग इस पुस्तक को जानते होंगे। और इस पुस्तक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका 7। ठीक है, टोटल कितने हैं? 7 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से भाग हैं आप देख सकते हैं? फिलोसोफर, फार्मर्स, हर्डर्स, ठीक है, चरवाहे जो होते हैं, ट्रेडर्स, मिलिट्री या वॉरियर्स, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ओवरसियर्स और काउंसिलर्स। ठीक है, तो इन 7 पार्ट में जो मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को अपनी जो बुक है इंडिका, कौन सी बुक है? उनका बुक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका, इसमें डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें डिवाइड किया हुआ है। क्लियर? तो 7 याद रखिएगा, टोटल जो है वो क्या है? वो 7 है। ओके, so according to Kautilya's Arthashastra, the commanding officer of the cavalry in the Mauryan administration was known as. So according to Kautilya's Arthashastra, चाणक्य अर्थशास्त्र, कुछ भी कह सकते हैं, the commanding officer of the cavalry in the Mauryan administration was known as. कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहते थे? जो घुड़सवार सेना होता था उसका जो कमान अधिकारी था, बेसिकली कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होता था, उसको किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, रथाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष या पात्याध्यक्ष? रथाध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष और पात्याध्यक्ष, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। यहाँ पे आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ट्रेजरी ऑफिसर को कोषाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरह के जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं और ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो आपको अच्छे से इनको तैयार भी करना है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, और ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वा। ठीक है, तो घोड़े की जो सेना है उसके अध्यक्ष क्या कहेंगे? अश्वाध्यक्ष। क्या कहेंगे? अश्वाध्यक्ष। कितना इजी है याद करना। अब अश्वा मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। घोड़े को सेना को क्या कहेंगे? अश्वाध्यक्ष। तो काफ़ी आसानी से आपको याद हो जाएगी, इसमें आपको मुझे लगता है कि कोई परेशानी होगी। ठीक है, सो इजली इट कैन बी रिमेंबर। ओके, so the Maurya pillar capital found at which place is popularly known as the Lion capital? Popularly known as the Lion capital. कहाँ पे पाई गई मौर्य स्तंभ की राजधानी को? मौर्य स्तंभ की राजधानी को सिंह राजधानी यानी कि लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी आसान प्रश्न है, ये भी सरल प्रश्न है, टफ प्रश्न नहीं है। इजली यू कैन गेस कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सारनाथ। ठीक है, सारनाथ एडॉप्टेड बाय अशोका और सारनाथ इज कॉल्ड लायन कैपिटल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इसको मौर्य काल का क्या कहते हैं? लायन कैपिटल। ठीक है, सो मौर्य काल का कैपिटल था सारनाथ में और इसको लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सारनाथ में आप जानते हैं यहाँ पे गौतम बुद्धा का पहला जो प्रवचन है वो हुआ था। सो बुद्धास फर्स्ट सरमन। ओके, सो ये सारे फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण हैं, याद रखने हैं आपको। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, सो लायन कैपिटल सारनाथ। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है ये। सो कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट
lays down minute details of the administration and military organization during the Mauryan period। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य समाज के काल के प्रशासनिक और सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, सैन्य संगठन का संक्षिप्त विवरण है। हायर सेकेंडरी एग्जाम में पूछा गया, 2023 में प्रश्न है ये। ठीक है, सो एक बुक है या टेक्स्ट है, उसका नाम बताना है जिस बुक में मौर्यन काल के जो मिलिट्रीज हैं, ठीक है, और जो प्रशासनिक हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, बृहद संहिता, नीतिसार, सुलभ सूत्र और अर्थशास्त्र। नीतिसार, बृहद संहिता, सुलभ सूत्र या अर्थशास्त्र। देखिए ऐसे प्रश्न जो है बार बार आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए 6500 बुक की बहुत अहमियत है। और जितनी जल्दी आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि जीके टाइप क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, करंट बेस्ड नहीं है, इजीली आपको याद हो जाएगा। अगर आपने इजीली इसको याद कर लिया तो यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी आसान होगा आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। और एग्ज़ाम के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों को मैंने हमेशा गाइड किया है, ये बहुत ज़रूरी है कि बेटा आप अपने एग्ज़ाम को जितनी जल्दी हो सके क्वालिफाई कीजिए। जितना टाइम एलोंगेट करेंगे उतना पढ़ाई में मन आपको कम लगेगा, क्योंकि एनर्जी जो है ज़्यादा यंग एज में एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वो एनर्जी कम होती जाएगी और फिर आप अपना वो दे नहीं पाएंगे। अब ये इसके साथ एक समस्या और है, आप जितने यंग होते हैं आपकी भटकाव भी उतनी ही ज़्यादा होती है, माइंड डिविएट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ भी समस्या होती है, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देयर बहुत तरीका है, मैं तो कहता हूँ आप एक्सरसाइज करो, यू कैन डू मेडिटेशन, दीज आर द वे थ्रू विच यू कैन कंट्रोल योर माइंड। और वंस यू हैव एस्टेब्लिश अ कंट्रोल ऑफ योर माइंड, ट्रस्ट मी इट इज़ रियली ईजी, इट इज़ वेरी ईजी। बहुत आसान एग्जाम क्वालिफाई करना। माइंड, ये बात आप लोग भी सहमत होंगे इस बात से कि एक बार अगर माइंड पे कंट्रोल कर लिया, जिस दिन आपका माइंड शांत होता है, आप देखिए सुबह में पढ़ाई क्यों अच्छी होती है, क्योंकि माइंड शांत होता है। माइंड को हम दिन में भी शांत कर सकते हैं, लेकिन उठने के बाद इतनी सारे थॉट्स माइंड में आते हैं कि वो शाम तक फिर वो पूरा क्लटर हो जाता है, पूरा कचरा का डब्बा बन जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है माइंड को शांत रखना। माइंड को शांत रखिएगा। ये वीडियो पे जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, एक एक लेक्चर देखते जाएंगे, वो सब चीज़ याद होती चली जाएगी। ये पॉसिबल है कि आप एक बार विजुअल मेमोरी बन जाएगी। आपने एक बार देख लिया, अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अर्थशास्त्र है, हमने इसको याद कर लिया, एक बार मैंने बता दिया कि अर्थशास्त्र इसका आंसर है, आप समझ गए कि मौर्यन काल में एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री का जिक्र जो है अर्थशास्त्र में ही हुआ है। तो इस ढंग से चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। मेरा विश्वास मानिए ये पॉसिबल है, आप में से हर एक लोग जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट ज़रूर है कि वो वीडियो को देख रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक आवाज़ तो ज़रूर है कि उसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसे इस सपने को साकार बनाना है। तो ये जो सपना है ये आपका है, इसको पूरा आप ही करेंगे और कोई पूरा नहीं करेगा, ट्रस्ट कीजिए। और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आपका सपना पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए आपको लगातार इसके लिए मेहनत करती रहनी पड़ेगी, और लगातार मेहनत करते रहेंगे तो विश्वास मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जॉब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लगातार मेहनत करते रहेंगे। ओके, अर्थशास्त्र इसका आंसर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नागार्जुनी केव्स वेयर डोनेटेड, ठीक है, नागार्जुनी केव्स वेयर डोनेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स बाय मौर्यंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स बाय द मौर्यंस। मौर्यन द्वारा नागार्जुनी जो गुफाएं हैं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी? आजीविका, बुद्धिज्म, लोकायत या जैनिज्म? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइए क्या होगा राइट आंसर। So this sect was founded by Gosala Maskariputta. Right answer is आजीविका सेक्ट। किसको किया था दान में? आजीविका सेक्ट को। ठीक है, किसको किया था? आजीविका सेक्ट को। ओके, फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे गोसाला मकारीपुत्र। ठीक है, गोसाला मस्कारीपुत्र।
सो अकॉर्डिंग टू अशोकन इंस्क्रिप्शन, ओके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू अशोकन इंस्क्रिप्शन, ओके अकॉर्डिंग टू अशोकन इंस्क्रिप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर, नॉट, ठीक है, नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन मगध एम्पायर। अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। According to Ashokan inscription, which of the following was not a provincial center in Magध Empire? तोसाली, उज्जैनी, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ। तोसाली, उज्जैनी, तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ। 4 ऑप्शन हैं, क्या आंसर होगा? अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थे उनको डिसाइफर करने वाला, उनका पता लगाने वाला पहला इंसान क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन का पता लगाने वाला पहला व्यक्ति। ओके, सो अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? प्रांतीय केंद्र नहीं था। तोसाली था, उज्जैनी था, तक्षशिला तो था ही, तो कौन सा नहीं था? सो इंद्रप्रस्थ जो है वो नहीं था। सो इंद्रप्रस्थ वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन मगध एम्पायर, ठीक है, इट वाज नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर, ठीक है, नॉट अ प्रोविंशियल सेंटर इन मगध एम्पायर। क्लियर? ओके, so after which war Ashoka abandoned the policy of physical occupation, okay, so क्या समझा इस प्रश्न से आपने? कह रहा है कि किस युद्ध के बाद अशोका ने फिजिकली जो किसी चीज को जीतना, किसी कुछ चीज को कब्जा कर लेना, ये छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं बेसिकली मैं आर्मी को लेकर नहीं जाऊंगा किसी भी जगह को कब्जा करने। ये इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण, ठीक है, मतलब भौतिक तौर पे जाके सेना के साथ किसी का अधिग्रहण करना की जो नीति थी वो छोड़ दिया, ठीक है। कब हुआ था ये एक वार हुआ था 261 में, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है, ठीक है, कलिंगा वार, ठीक है। कौन सा वार हुआ था? कलिंग वार। और कलिंग के वार के बाद अशोका ने ये कार्य छोड़ दिया, कहा कि नहीं, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों की जानें जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसानदेह है, ठीक है। सो कलिंग वार के बाद ये अशोका ने डिसाइड किया। क्लियर? सो कलिंग वार आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल 2-3 बार प्रश्न ये आ चुका है। So as per content mentioned in Ashoka inscription, how many major political centers were there in Mauryan empires? काफ़ी अच्छा प्रश्न ये। क्या प्रश्न है? अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो शिलालेख हैं, उसमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मौर्य समाज में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? The main political centers or the major political centers during Mauryan Empire. क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? द राइट आंसर इज 5। ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। Please ensure that you remember these questions because this is very important. Okay, so 6500 जब बुक आप पढ़ेंगे, 6500 प्लस वाली TCS MCQ वाली बुक पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको एक टेस्ट सीरीज सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करना है। सो एज ए टेस्ट सीरीज जब आप कोशिश करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इससे आपकी इवेल्युएशन हो पाएगी, आप खुद ब खुद उसकी इवेल्युएशन कर पाओगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। हर एक सेक्शन वाइज करना है, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस के क्वेश्चन दिए हैं, आपको सेक्शन वाइज जो है अपने आप को इवेल्युएट करना है। ओके,
So these questions will definitely help you qualify your exam. So right answer is 5. Okay. So which Mauryan ruler was called Amitro cats या अमित्रो घात, अमित्रो चैट्स by the Greeks? यूनानियों द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्र घास, ठीक है, अमित्रोघात कहा जाता था? समुद्रगुप्ता, कनिष्क, बिंदुसार और चंद्रगुप्ता एक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या आंसर हो जाएगा? समुद्रगुप्ता, कनिष्का, बिंदुसार, चंद्रगुप्ता एक। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? समुद्रगुप्ता, कनिष्का, बिंदुसार, चंद्रगुप्ता 1। चंद्रगुप्ता 1। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? देखिए, ऐसे जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, खास करके एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के, इसमें आपको बहुत सारे फैक्चुअल्स मिलेंगे, फैक्चुअल कंटेंट्स। अब उसमें क्या है कि अगर आपने प्राचीन भारत को बहुत स्टोरी टाइप का पढ़ा है, एकेडमिक में जैसे लोग पढ़ते हैं, जैसे लोग एमए, एमफिल, पीएचडी करते हैं, तो ऐसे पढ़ोगे तो आपको स्टोरी टाइप याद होंगी, ठीक है। चूंकि हमारा एग्ज़ाम है और हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे? हमारा पर्पस है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, अच्छे रैंक लेके आना, और बेसिकली इतनी पढ़ाई करना जीएस की कि हमारा जो तैयारी है उसमें बाधा ना हो, हमारी जो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश हमने की है उसमें कोई समस्या ना हो। और अब तो इसके मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि मल्टीपल टाइम रिविजन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मल्टीपल रिविजन्स ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को याद करने में। मल्टीपल रिविजन्स जो है चीज़ों को याद करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए बार बार रिवाइज कीजिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एंशिएंट हिस्ट्री की मोटी मोटी किताबें पढ़ें, चीज़ याद करें, और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्या ज़रूरत है? 6500 के वीडियो कोर्सेज वगैरह को अच्छे से आप देखिए, 6500 के जो लेक्चर्स हैं उसको अच्छे से देखिए। अगर इतना आप करोगे तो यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी आसान होगा, चीज़ें आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएंगी और आप इजिली चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार इज द राइट आंसर। ओके, बिंदुसार इज द राइट आंसर। ओके, सो देयर वर सेवरल सिटीज इन द मौर्यन एम्पायर। सही बात है, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज लोकेटेड ऑन द साउदर्न मोस्ट साइड? ओके, सो मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? सबसे दक्षिणी छोर पर मतलब मान लेते हैं कि ये भारत है अपना, अखंड भारत था उस समय, ये तो आधा ही बना, ठीक है। ये भारत का मान लो कि ये पार्ट बना, तो ये सबसे साउथ में जो है ना, ये पूछा कि सबसे साउथ में मौर्य एम्पायर का, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, जो भी उस समय का साउथ का नक्शा रहा हो। सबसे साउथ में कौन से शहर थे? गिरनार, टोपरा, ब्रह्मगिरी, रूपनाथ। गिरनार, टोपरा, ब्रह्मगिरी, रूपनाथ। सो बेसिकली जो आप देखोगे मैप पे, अगर हिस्टोरिकल मैप्स जो होते हैं उसमें देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सबसे साउथ में कौन से जगह थे जो इंडिया में थे, किस समय? आपके मौर्य साम्राज्य के समय, ठीक है। तो उस समय आप जब मैप में देखोगे तो यू रियलाइज, आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि सबसे दक्षिणी भाग पे जो स्थित शहर था मौर्य समाज का, वो कौन सा था? वो था ब्रह्मगिरी। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। तो मौर्य समाज के समय ब्रह्मगिरी जो था सबसे दक्षिण में स्थित शहर का नाम था, ठीक है। तो सबसे दक्षिण में जो स्थित शहर थी वो था ब्रह्मगिरी, ठीक है। फाउंडर कौन थे इसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट कंटेन द मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका?
निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक ने प्रमुख शिलालेख नहीं है? अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है, प्रमुख शिलालेख नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज नॉट कंटेन द मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? डज नॉट कंटेन द मेजर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? गिरनार, कंधार, सांची, कालसी। गिरनार, कंधार, सांची और कालसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज सांची। सांची में अशोक के कोई भी प्रमुख शिलालेख नहीं है। ठीक है, सांची में कोई भी प्रमुख शिलालेख नहीं है। और सांची के बारे में याद रखिएगा, इट इज अ पॉपुलर बुद्धिस्ट साइट। ठीक है, सांची पॉपुलर बुद्धिस्ट साइट। ओके, सो व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द पिलर्स ऑफ अशोका? जो अशोका के पिलर्स लगे हैं, जो अशोका के स्तंभ लगे हैं, उसका मूल उद्देश्य क्या है? वो पिलर लगाने का मूल उद्देश्य क्या है? सो क्वेश्चंस देखिए, एसएससी एमटीएस में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसी साल का क्वेश्चन है ये। क्या होगा? टू स्प्रेड भेरी घोषा, मतलब भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना। टू स्प्रेड मास कन्वर्जन, जन्म धर्मांतरण, मतलब जो बेसिकली मास है उसका कन्वर्जन करना, धर्म का परिवर्तन कराना। टू स्प्रेड सेक्टेरियन फेथ, मतलब सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना। और टू स्प्रेड द धर्मा पॉलिसीज, मतलब धर्म नीतियों का प्रचार करना, मतलब आपका धर्म ये कहता है, आपके धर्म के अनुसार आपको ये सब काम करने चाहिए, इसका प्रचार करना। तो ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, क्या होना चाहिए आंसर? सो पिलर्स आप जानते हैं, अशोका पिलर्स स्थापित किए गए हैं सभी जगह। उसका पर्पस क्यों है, क्यों स्थापित किया गया, ये सब प्रश्नों का जवाब जो है आपको देना है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टू स्प्रेड द धर्मा पॉलिसीज। ठीक है, इसी कारण जो है धर्मा पॉलिसीज, मतलब धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग स्थानों पे अशोक ने पिलर्स लगवाए थे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, धर्म से बहुत अच्छा संबंध था अशोक का, और ये जो मेन रीजन था, इसके कारण उन्होंने अलग अलग पिलर लगवाए थे। सो आज भी उससे जब लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जब सीखते हैं, तो उनको ये पता चलता है कि धर्म का कितना बड़ा प्रचारक जो है सम्राट अशोक थे, और धर्म से कितना वो बेसिकली जो भी धर्म है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सनालिटी का, वो चाहते थे कि उसका पालन हो, क्योंकि उन्होंने ये सब रियलाइज भी किया एज ए लाइफ ऑफ अ किंग। जब वो किंग थे, राजा थे, तो उन्होंने रियलाइज भी किया कि हम, मेरा एज ए किंग ये सब धर्म है, ये सब मुझे करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कोशिश किया कि इसका प्रचार किया जाए, लोगों तक भी बात पहुँचे कि आपको आपके धर्म का प्रचार करना चाहिए, आपका जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। इनफैक्ट है ना, पालन करना बहुत जरूरी है। आपका धर्म क्या है जो स्टूडेंट? पढ़ाई करना। तो अगर आपने उसका पालन नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका जो कार्य है वो आप पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये प्रचार करने के लिए टू स्प्रेड द धर्मा पॉलिसीज, जो पॉलिसीज थी अशोका की, उसको प्रचार करने के लिए बेसिकली ये किया गया। ठीक है, जो भी उनको धर्मा को रिलेटेड उनकी पॉलिसीज थी। ओके, so which caves are considered as the oldest surviving rock cut caves in India dating back to the Mauryan period? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कह रहा है मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, सर्वाइविंग रॉक कट केव्स माना जाता है? सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं सर्वाइविंग रॉक कट केव्स माना जाता है। बराबर एंड नागार्जुनी केव्स, बाघ केव्स, एलिफेंटा केव्स, अजंता एंड एलोरा केव्स। क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? बराबर एंड नागार्जुना केव्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए, बराबर एंड नागार्जुना केव्स। कहाँ पे है ये?
It is located in Jahanabad district. जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार। ठीक है, बिहार। ओके, क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? ओके, सो बराबर और नागार्जुना की गुफाएं। Somewhat before the time of Mauryan Empire, about how many years ago, emperors in China began building the Great Wall? मौर्य साम्राज्य काल के संदर्भ में ये प्रश्न आपसे पूछा गया। ओके, क्या कर रहा है? मौर्य साम्राज्य काल से कुछ समय पूर्व लगभग कितने वर्ष पहले चीन में सम्राट ने विशाल दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण शुरू कर दिया था? चीन में वहाँ के सम्राटों ने इस दीवार का, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आप जानते हैं, सुना होगा इसके बारे में आपने। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबसे लंबी दीवार है, पॉसिबल दीवार है। सो उसका जो निर्माण है वो चालू कर दिया था कितने साल पहले? 2400 साल पहले। कितने साल पहले? 2400 साल पहले, 2400। ठीक है, 2400। ठीक है, अगर आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी होगी, अगर आपका माइंड शार्प होगा, तो यकीन मानिए आपको ये सारी चीज़ें याद होते चल रही होंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इंटरेक्टिव क्लास करते हैं, जब भी हम वीडियो फॉर्मेट में कोई चीज़ देखते हैं, तो हमारा माइंड विजुअल मेमोरी कैप्चर करता है। मतलब आपने इसको अगर देखा और ध्यान से अगर आप लेक्चर्स को देख रहे हैं, तो यकीन मानिए एग्जाम्स हॉल में अगर ये क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं भी पता होगा, तो सबसे पहले आपको 2400 आपके माइंड में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको गेस करना है तो स्पॉन्टेनियस गेस किया कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देखिए और लेके हाँ ये आंसर लग रहा है, उसको मारिए, मार्क कीजिए आप। आपने देखा होगा एग्जाम में जब भी आप थोड़ा वेट करके दूसरा आंसर चूज करते हो, वो गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका माइंड क्या कहता है? आपका माइंड कहता है कि मैंने इसको भी कहीं देखा है। लेकिन होता क्या है, जब आप उस आंसर को देखते हैं जिसका आंसर आप जानते हैं, उसी समय ठीक ऑप्शन बी सी पे भी नज़र पड़ता है अगर ये आंसर है तो, और हमें ये लगना स्टार्ट हो जाता है तुरंत कि हमने इसको भी कहीं देखा है। हमने एक्चुअली उसी समय उसको देखा होता है। तो जब भी आपको गेस करना है इंटेलिजेंट गेस, तो तुरंत जो गेस माइंड में आए कि ये आंसर होगा, उसको मार्क करके आगे निकलिए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, वो आंसर जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज लेड बाय। मौर्य समाज की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? मौर्य समाज की नींव जो है किसके द्वारा रखी गई थी? सो आप सभी इस बात को जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौर्य समाज की नींव जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। काफ़ी आसान प्रश्न आपसे पूछा गया, ये काफ़ी सरल प्रश्न है। सो सीएचएसएल में इसलिए पूछा गया है। मैंने कई बार आपको समझाया है कि बहुत अच्छा तरीका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। सीएचएसएल वगैरह की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सारी फैसिलिटी, मेडिकल, सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 दिन की छुट्टी होती है सैटरडे संडे। वो जीवन भर, जब जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि 2 दिन की छुट्टी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चाहे वो सैटरडे के पहले, मतलब सोमवार से फ्राइडे तक आपको 9 से लेकर 6 बजे तक ही काम करना पड़े, लेकिन 2 दिन की जो छुट्टी होती है वो काफ़ी मीनिंगफुल हो जाती है आपके लाइफ में। ओके, so this is how it is very important. Okay, so please work hard and get into the government job. ठीक है, Pushmitra, who was the commander of Brihadartha, the last Mauryan emperor, killed the king and established a new dynasty. Which of the following was his dynasty? Okay, क्या कह रहा है? पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? सो पुष्यमित्र ने क्या की? पुष्यमित्र शुंगा ने हत्या कर दी बृहदत्त की। ठीक है, पुष्यमित्र शुंगा ने बृहदत्त की हत्या कर दी, जो कि मौर्य समाज के अंतिम राजा थे, और इन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। किसकी? शुंग डायनेस्टी की। और उनका पूरा नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। ओके, okay, so Ashoka appointed
टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स इन हिज रीजन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? जो सामाजिक समस्याएं थी उसका हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? ठीक है, समाहर्ता को, न्यायाधीश को, अमात्य को या धम्म महापात्र को? आज भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जो मौर्यन काल से लिए गए हैं। समाहर्ता वगैरह जो नाम है आप देखेंगे, अपर समाहर्ता, ठीक है, तो ये सारे नाम कहाँ से लिए गए हैं? मौर्यन काल, पुराने नाम लिए गए हैं, ठीक है, और उसको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, सो अशोक ने अपने क्षेत्र में, अशोक का जो एरिया था वहाँ पे जो सामाजिक समस्याएं थी उनकी सॉल्यूशन के लिए एक आदमी को नियुक्त किया था, जिसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था धम्मा महामात्र। धम्मा महामात्र, धम्मा महामात्र। ओके, तो ये जो भी सामाजिक समस्याएं थी उसका समाधान ढूंढने का जो कार्य था वो किसका था? धम्मा महामात्र का। ओके, क्लियर? ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ठीक है, स्टेटमेंट है और कौन से उसमें सही है इसका आपको पता लगाना है। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शंस वेयर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या कह रहा है? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 1 और 2। दूसरा क्या है? मेनी ऑफ चाणक्य's आइडियाज वेर रिटन डाउन इन द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। मतलब चाणक्य के जो आइडियाज थे, जो भी वो सोचते थे, जैसा वो सोचते थे, वो जो भी सोच है उनकी, उसको संग्रहित किया गया। कहाँ पे संग्रहित किया गया? वो संग्रहित किया गया है एक बुक में जिसका नाम है अर्थशास्त्र। सो अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा भी है, कौटिल्य का लिखा हुआ और चाणक्य दोनों सेम ही पर्सन है। इनका लिखा हुआ जो बुक है अर्थशास्त्र, उसमें बेसिकली स्टेट क्राफ्ट्स की टेक्निक बताई गई है कि कैसे जो है एक राजा को अपने लोगों को रूल करना है, ये चीज़ें यहाँ बताई गई। तो उसके अनुसार जो है ये बात तो सही है। और अशोका के इंस्क्रिप्शन जो है वो किसमें? वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो क्या इसके अनुसार क्या हो जाएगा? इसके अनुसार बोथ 1 और 2 ट्रू हो जाएगा। दोनों जो है 1 और 2 सही निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, दोनों हमारा 1 और 2 है वो सही उत्तर है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी? काफी अच्छा प्रश्न है। नॉट बिलोंग टू, निम्नलिखित में से कौन से जो रूलर हैं जो मौर्यन डायनेस्टी को संबंधित नहीं थे? मौर्यन डायनेस्टी से इनका ताल्लुक नहीं था। क्या आंसर हो जाएगा? बिंदुसार, अशोका, चंद्रगुप्ता और बिंबिसार। बिंदुसार, अशोका, चंद्रगुप्ता और बिंबिसार। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर है, क्योंकि ये जो है मौर्य एम्पायर को नहीं है और ये बिलोंग करते थे हरियंका डायनेस्टी से। हरियंका डायनेस्टी। ओके, हरियंका डायनेस्टी। बिंबिसार बिलोंग्स टू हरियंक डायनेस्टी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so who among the following was the first Mauryan ruler? Who among the following the first Mauryan ruler who tried to spread his message to the people through inscriptions? ठीक है, through inscriptions। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य राजा था या शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से, इंस्क्रिप्शन के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले हमने बात की थी धर्म की। सो धर्म की बात मतलब हर एक इंसान को अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, और अशोका ने जो धर्म समझाया था लोगों को, उसको भी स्प्रेड करना चाहते थे कि लोग तक पहुँचे, लोग उसका पालन करें। इसके लिए इंस्क्रिप्शन बनवाया। ठीक है, बहुत से बड़े पिलर बनवाए, उस पर लिखवाएं पूरे बाकायदे बढ़िया से कि लोग आगे चल के भी पढ़ पाएँ, तो पढ़ के फिर समझ पाएँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। आगे चल के आप जानते हैं जेम्स प्रिंसप ने ये डिसाइफर भी किया कि ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी।
ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मौर्यन रूलर, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। काफ़ी आसान सरल प्रश्न है ये, ठीक है। क्या आंसर होगा? अशोका इज द राइट आंसर, ठीक है। आप सभी जानते हैं अशोका इज द राइट आंसर। ओके, सो इसी के साथ आज का क्लास जो है समाप्त हुआ। आज के 25 क्वेश्चन जो है मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्यों पूछे जा रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, इन सब बातों को भी आप समझ पाए होंगे। आपको मल्टीपल टाइम चीज़ों का रिवाइज करना है। जितनी बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतनी अच्छे से चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगी। मैंने पहले भी कहा है, अभी फिर से कह रहा हूँ कि प्राचीन भारत एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत सिस्टमेटिक याद करने के लिए बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ सकती है। वैसा हमें नहीं करना है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, वो समय भी हमारे पास नहीं है, और उसकी ज़रूरत भी आपके एग्ज़ाम में नहीं है। वो सिविल सर्विस वाले बड़े एग्ज़ाम में वैसा होता है। तो आपको कैसे याद करेंगे? आप 6500 को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आप उसके बाद किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसका ध्यान रखेंगे, और ये जो लेक्चर्स हैं इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए इस चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा। बहुत मेहनत करते रहिए, लड़ते रहिए। जब तक जॉब नहीं हो जाए तब तक शांति से नहीं बैठना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि आपकी जॉब ना हो। उनको जवाब देना है, वो कैसे दे पाओगे? जॉब निकाल के, ठीक है। सो पिनाकल की पूरी रिसोर्सेज आपके साथ है, यूज़ कीजिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। 25 बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और एनालाइज करेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बहुत मन से पढ़ाई करते रहिए।